मेरा बच्चा 10 दिन NICU में रहा, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी और मैं इस चीज़ से सफ़र कर रही हूँ। मेरी बच्ची इतनी कमज़ोर हुई कि उस चीज़ को मेरी बच्ची आज भी कभी भी हॉस्पिटलाइज हो जाती है। 3 बार उसकी ज़िंदगी बचाना मुश्किल हो गया, 3 बार डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया। मेरे पास हॉस्पिटल के भी सारे रिकॉर्ड्स हैं और ये सारी चीज़ें उस टाइम पे होती। एक बार तो जब पुलिस मेरे घर आई, मेरी बच्ची हॉस्पिटलाइज थी उस दिन, जब मेरे पास फ़ोन आ रहा है मैं हॉस्पिटल में थी और मुझसे कहा जाता था घर खाली करो, क्योंकि मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं एक माँ भी हूँ। मैं इस फाइट में अकेले कैसे, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अकेले कैसे लड़ूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, बहुत एजुकेटेड हूँ, मुझे सारे रास्ते भी पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि मैं खाली लड़ नहीं सकती ना। मैं माँ भी हूँ, मुझे अपनी फैमिली के लिए भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। इन लोगों ने मुझे क्रिमिनल बना दिया। एक माँ को, एक बीवी को, जो मैं हाउस वाइफ थी, मैं एक आर्मी सोल्जर की वाइफ हूँ। हम लोग वैसे भी इतना स्ट्रगल करते हैं, हम लोगों को अकेले रहना पड़ता है, सारी चीज़ें अकेले सहनी पड़ती है, बच्चों की एजुकेशन से लेकर के हर एक ट्रॉमा अकेले झेलना होता है। उस बीच में जब एक और ये सारे ट्रॉमा हो जाएं, जब आपके पीछे पुलिस ऐसे पड़ जाए कि आप गैंगस्टर हो, आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। मैंने अपने फादर के घर में कभी पुलिस नहीं देखी थी, मैंने कभी पुलिस स्टेशन देखा ही नहीं था अंदर से जाके कि कैसा होता है, लेकिन इस एक प्रॉपर्टी की वजह से मुझे पुलिस स्टेशन से लेके कोर्ट तक सब कुछ देखना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 100 न्यूज़ में। मैं तुलिका पांडे एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। इस वक्त हम लोनी के पावी में मौजूद हैं और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं वो खुद के प्रॉपर्टी को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं लगातार। कभी कोर्ट जा रहे हैं, कभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, लेकिन कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आइए चलिए पीड़िता जो है उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, कब से चल रहा है। सबसे पहले मैम बताइए क्या है पूरा मामला और कब से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मैंने 2023 में नवंबर 17 में इसकी रजिस्ट्री कराई थी इस मकान की, और जब से ये मकान मेरे ही पास है उसके बाद मैंने इसमें बहुत सारा काम कराया। इसकी छतें वगैरह टूटी थी, बहुत नीचे था, इसमें बाथरूम नहीं था, सारा कुछ मैंने बनवाया, सारा काम इसमें करवाया, टाइल्स वगैरह मैंने इसके अंदर लगवाए और 6 महीने तक कुछ भी नहीं था। उसके बाद से मैंने इसमें किराएदार रख दिए। जनवरी में 2024 से मेरे यहाँ पे कोई ना कोई रहता ही है। मेरे किराएदार हैं जो बहुत पुराने हैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पे रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 6 महीने बाद सडनली मुझे कभी पुलिस, कभी किसी चीज़ से पता चल रहा है कि FIR हो रही है, कभी कहीं से पता चल रहा है मेरा नाम कहीं कहीं लिखा जा रहा है, कभी न्यूज़पेपर में नाम निकल के आता है, कटिंग मेरे पास आती है जैसे कि मैं कोई गैंगस्टर हूँ, मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है और मुझे पता भी नहीं चलता कि मामला क्या है। यहाँ सब कुछ मतलब मुझसे छुपाया जा रहा होता है। मैं अपने लेवल पे पता करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो मुझे पता चलता है कि अंकुर विहार थाने में मेरे नाम से एक FIR दर्ज हुई है, मतलब उसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं और एक क्रिमिनल केस लगा है। तो ये जो आपको जब पता लगा कि आपके खिलाफ़ केस दर्ज हुआ है, तो उससे पहले कोई किसी तरह का कोई फ़ोन कॉल, कोई धमकी या फिर ज़मीन खाली करने के लिए, प्रॉपर्टी को छोड़ने के लिए किसी तरह का कुछ मिला था आपको? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई फ़ोन कॉल्स वगैरह उस टाइम तक तो नहीं आए, क्योंकि शायद मे बी मेरा नंबर इनके पास नहीं था। उसके बाद जब मैंने अंकुर विहार थाने में जाके सारा मामला पता करा तो पता चला कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, जो मेरे केस के आयो थे उनका नाम था कपिल, उन्होंने जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने मुझे, मेरा नाम उसमें से निकाल दिया। उन्होंने बाकायदा, मेरे पास इस चीज़ के पेपर्स भी हैं कि उन्होंने उस जो भी चार्जशीट फाइल की थी उसमें मेरा नाम निकाल दिया था और उन्होंने ये लिखा था कि इसमें इसका कोई भी रोल नहीं है। इन्होंने बाकायदा पैसे देके इस ज़मीन को ख़रीदा है और ये वहाँ पे अभी मालिक है, इनके पास उसका कब्ज़ा है। जो भी केस था वो बना, उसके बाद मैंने छोड़ दिया कि चलो ठीक है, मेरा कोई रोल है नहीं, ये आपस की इन लोगों की लड़ाई है, तो मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और उस टाइम मैं प्रेग्नेंट भी थी, मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं और उस टाइम वो असम में पोस्टेड थे। मैं यहाँ अकेले रहती थी, इस घर में नहीं, मतलब मैं अपने अकेले दिल्ली में रहा करती थी मेरे बच्चे के साथ। मेरे 2 बच्चे हैं अभी रिसेंट टाइम में, तो मैं वहाँ रहती थी। प्रेगनेंसी की वजह से मैं ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाई, कोई चीज़ मुझे पता नहीं चल रही थी। उसके बावजूद भी जब मुझसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मेरे घर पे गुंडे आते हैं, सडनली मेरे किराएदारों को धमकाते हैं कि खाली करो। मेरे किराएदारों का फ़ोन आता है मेरे पास कि हमसे ज़बरदस्ती चाबी मांग रहे हैं, आप आइए हमसे चाबी ले लीजिए। और हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम इनसे दुश्मनी नहीं लेंगे। मैं उसी दिन यहाँ आती हूँ प्रेगनेंसी की हालत में और मैं
उनसे चाबियाँ लेती हूँ और मैं सीधे थाने जाती हूँ। उससे पहले मैं थाने जाके और मैंने थाने जाके वहाँ पे कंप्लेन करने के लिए मैं बैठ जाती हूँ। मेरी कंप्लेंट लिखी नहीं जाती, मुझे 4 घंटे थाने पे प्रेगनेंसी की हालत में मई जून के महीने में बिठाया जाता है, दैट वाज मई, और मुझे वहाँ पे बैठ के ये 4 घंटे तक वेट करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद भी मेरी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जाती और मैं वहाँ से वापस आ जाती हूँ। ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती रही और फिर पता चलता है कुछ नहीं हो रहा, कोई चीज़ भी नहीं है। सडनली 2025 में फ़रवरी में 2025 फ़रवरी में सडनली एक दिन मेरे पास मेरी किराएदार का फ़ोन आता है। वो मुझसे कहती है कि यहाँ पे पुलिस आ गई है और साबिर भी साथ में है, तबस्सुम भी साथ में है और पुलिस वाले भी साथ में हैं और ये लोग हमें मतलब घर खाली करने के लिए प्रेशराइज़ कर रहे हैं। साबिर और तबस्सुम कौन है? ये तबस्सुम वो लेडी है जो ये चीज़ बताती है, जिसने ये केस फाइल किए हुए हैं, जो ये कहती है कि मेरा मकान है और मैं इस मकान पे कब्ज़ा करे हुई हूँ, मतलब उसका कब्ज़ा है। वो ये कहती है कि मेरा मकान है और मैं इस मकान पे काबिज़ हूँ और ये लोग मेरे मकान में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भूमाफिया हैं। मेरे हस्बैंड आपको ही भूमाफिया बना दिया? हाँ, मतलब हमें भूमाफिया बना दिया कि हम गलत तरीके से इसके मकान को हथियाना चाहते हैं। हम भूमाफिया हैं। मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं और वो भूमाफिया हैं, वो दूसरों के मकानों पे कब्ज़ा करते हैं। तो वो इस तरीके से ये सारी चीज़ों को, और जो भी वो केसेस भी लगाती है वो इस बेस पे कि मारपीट करके मेरा कूल्हा तोड़ दिया, मुझे मारा गया, मेरे साथ मतलब इस तरीके से टॉर्चर हुआ, मुझे हैरेसमेंट का केस डालती है। 2025 में पुलिस वाले ने, नाम था दारा सिंह, मेरे किराएदार के फ़ोन से मुझे मैंने उससे बात की। मैंने बोला सर आप मेरे घर कैसे आए? मैं मेरठ में थी, मेरे हस्बैंड मेरठ में पोस्टिंग है इस टाइम मेरे हस्बैंड की, मैं मेरठ में थी। मैंने उनसे बोला आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं, और आपके पास कोई भी वारंट या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप कैसे आ गए? तो वो ये बोलते हैं कि ये मकान आपका नहीं है, आप खाली करो। मैंने बोला आपको ये राइट नहीं है कि आप मुझे मकान खाली करने के लिए कहें। इनको मकान पे जो भी इशू है ये कोर्ट में जाएं, कोर्ट में केस फाइल करें और मैं कोर्ट में केस लड़ूंगी बाकायदा। और आप कौन होते हैं मुझे मकान खाली करने वाले कहने के लिए? बट उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के नाम से FIR कर रहा हूँ कि तुमने अवैध तरीके से यहाँ पे अपने मुस्कान के साथ, मुस्कान मेरी किराएदार है, मुस्कान के साथ मिलके इस मकान में कब्ज़ा किया और तबस्सुम के साथ मारपीट करी, और जिसमें तुम्हारे हस्बैंड भी इन्वॉल्व हैं, इनके ऊपर भी धाराएँ लगेंगी। मैंने बोला पहली बात तो आप ये चीज़ साबित ही नहीं कर सकेंगे क्योंकि उस टाइम पर मैं मेरठ में थी, मेरे हस्बैंड ऑन ड्यूटी थे और मैंने सोचा ये डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। और 5-6 महीने तक, इवन जून लास्ट तक मुझे ये भी नहीं पता चला कि ऑलरेडी मेरे ऊपर FIR मेरे हस्बैंड पे हो चुकी है ट्रोनिका सिटी थाने में। जब आप बता रही थी स्टार्टिंग में कि आपने भी FIR, एक बार आप गए पुलिस स्टेशन के, जब आपके साथ इस तरह की घटना हुई तो आपका FIR नहीं लिखा गया। आज हम लोग मई 2026 में, क्या अभी तक आपकी तरफ से कोई FIR हुआ है? मेरी तरफ से FIR तो मुझे ये नहीं पता। मैंने बहुत जगह एप्लीकेशंस दिए, मैं DSP के यहाँ पे भी एप्लीकेशन दे के आई थी। इवन हमारे आर्मी में हमारे CO साहब ने लेटर इश्यूज़ किए, जो कि 2 लेटर मेरे पास है, 2 लेटर हमने इशू करवाए हैं। अभी रिसेंट में एक लेटर इशू हुआ है और इससे पहले भी आर्मी से लेटर इशू हुआ था, जो कि SP DSP सबके पास जाता है। उसका क्या हुआ अभी तक हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला कि उस लेटर पे क्या एक्शन हुआ है। हमारे पास पुलिस का कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई भी प्रूफ नहीं है, वो हमें नहीं बताते कि हो क्या रहा है। और ये जिस बंदे की वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल आज़ाद घूमता है। कई बारी तो हम पुलिस स्टेशन में जाके देखते हैं वो आराम से चाय पी रहा होता है पुलिस स्टेशन में। ये सब क्यों है? हम एक सीधे साधे से इंसान है, एक सर्विंग आर्मी सोल्जर है जो परेशान हुए जा रहा है, जिस पे FIR झूठी की जा रही है और वो परेशान हो रहा है। और जिस बंदे की गलती है, जिस पे हज़ारों केसेस लगे हैं, अगर आप उसकी फ़ाइल उठा के देखेंगे तो उस पे हज़ारों केसेस लगे हुए हैं। उसका नाम साबिर है, पुत्र हाजी मुदी। तो साबिर खुला घूम रहा है और पुलिस स्टेशन में उसकी चाय चलती है, लेकिन आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती? जब नहीं सुनवाई होती, बल्कि पुलिस का रवैया हमारे साथ बहुत ही बेकार होता है। पुलिस हमसे सीधे बात भी नहीं करती है, मतलब वो लोग बिल्कुल सुनने के लिए कोई चीज़ तैयार ही नहीं होते। चाहे हम ये ट्रोनिका सिटी थाने की बात करें, यहाँ के SHO, अभी रिसेंट में मैंने साबिर के खिलाफ, अभी अगर मैं रिसेंट की बात करूँ तो अभी कुछ दिन पहले ही साबिर के गुंडे मेरठ में गए थे कैंट में। मैं अकेले रात में वॉक कर रही थी,
मुझे 2 बाइक वालों ने आके रोका और मुझे कहा कि अगर तो तुमने मकान नहीं खाली किया तो तुम्हारे हस्बैंड को गोली मारेंगे। बाकायदा मेरठ थाने में, लाल कुर्ती थाने में इस बात की मैं कंप्लेंट करवा के आई अपने हस्बैंड के साथ जाके, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। सुबह 4 बजे गई थी मैं, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। वो लोग मुझसे प्रूफ मांगते हैं कि बताइए वीडियो ला के दीजिए अगर ऐसा कुछ है तो। मैं जाके, एक आर्मी पर्सन है जिसके ऊपर अटैक करने की कोई बात कर रहा है और उनको प्रूफ चाहिए, जिस दिन अटैक हो जाएगा वो बोलते हैं ऐसे कोई अटैक नहीं कर देता, कोई किसी को गोली नहीं मारेगा, और अगर मार दी तो फिर हम क्या करेंगे? फिर तो पुलिस यही कह देगी अच्छा हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम देखेंगे क्या हुआ है। उससे पहले क्या, हम इसलिए जाते हैं पुलिस के पास में ताकि पुलिस हमारी मदद करे, समय से पहले मदद करें, समय से पहले कोई घटना ना घटे। जब उन लोगों ने वहाँ आके ऐसा किया तो मैं शॉक थी, मुझे बहुत घबराहट हो गई थी कि कहीं ऐसा ना हो, जो लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं वो लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो अभी क्या है, अभी आपको डर लगता है कि कहीं वो लोग कब्जा ना कर ले आपकी प्रॉपर्टी में? देखिए डर की कोई बात नहीं है, यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे मेरे किराएदार हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं। आज भी इशू बना, वो बंदा पुलिस के साथ में आया। मैंने आपको बोला था ना, मैंने कंप्लेंट की थी एसीपी ऑफिस में जाके, बाकायदा मैं उसके लिए कंप्लेंट करवा के आई और एसीपी ऑफिस से कंप्लेंट करवा के आई। आयो हुए धनंजय सिंह, उनसे मैं मिली भी जाके, जो कि पुश्ता चौकी के इंचार्ज हैं। उनकी जो लैंग्वेज थी मुझसे बात करने की वो बहुत ही रूड थी। मैंने जब उनसे कहा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, मेरे पास आए दिन, मेरे पास बाकायदा नंबर हैं जिन नंबरों से मुझे कॉल आता है, एक अनुज प्रधान, एक वसीम और एक और नाम था अमित, और ऐसे 3-4 नंबर हैं जिनसे मुझे कॉल आया। मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मुझे ये सारा ट्रॉमा झेलना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी डिलीवरी भी प्रीमेच्योर हुई। मेरा बच्चा 10 दिन NICU में रहा, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी और मैं इस चीज़ से सफ़र कर रही हूँ। मेरी बच्ची इतनी कमज़ोर हुई कि उस चीज़ को, मेरी बच्ची आज भी कभी भी हॉस्पिटलाइज हो जाती है। 3 बार उसकी ज़िंदगी बचाना मुश्किल हो गया, 3 बार डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया। मेरे पास हॉस्पिटल के भी सारे रिकॉर्ड्स हैं और ये सारी चीज़ें उस टाइम पे होती। एक बार तो जब पुलिस मेरे घर आई, मेरी बच्ची हॉस्पिटलाइज थी उस दिन, जब मेरे पास फ़ोन आ रहा है मैं हॉस्पिटल में थी और मुझसे कहा जाता था घर खाली करो, क्योंकि मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं एक माँ भी हूँ। मैं इस फाइट में अकेले कैसे, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अकेले कैसे लड़ूँ? मैं पढ़ी लिखी हूँ, बहुत एजुकेटेड हूँ, मुझे सारे रास्ते भी पता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि मैं खाली लड़ नहीं सकती ना, मैं माँ भी हूँ, मुझे अपनी फैमिली के लिए भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। इन लोगों ने मुझे क्रिमिनल बना दिया। एक माँ को, एक बीवी को, जो मैं हाउसवाइफ थी, मैं एक आर्मी सोल्जर की वाइफ हूँ। हम लोग वैसे भी इतना स्ट्रगल करते हैं, हम लोगों को अकेले रहना पड़ता है, सारी चीज़ें अकेले सहनी पड़ती है, बच्चों की एजुकेशन से लेकर के हर एक ट्रॉमा अकेले झेलना होता है। उस बीच में जब एक और ये सारे ट्रॉमा हो जाएं, जब आपके पीछे पुलिस ऐसे पड़ जाए कि आप गैंगस्टर हो, आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। मैंने अपने फादर के घर में कभी पुलिस नहीं देखी थी, मैंने कभी पुलिस स्टेशन देखा ही नहीं था अंदर से जाके कि कैसा होता है, लेकिन इस एक प्रॉपर्टी की वजह से मुझे पुलिस स्टेशन से लेके कोर्ट तक सब कुछ देखना पड़ा। DM SDM के ऑफिसेस, सब चीज़ DSP के पास में गई, कहाँ नहीं गई, हर एक चीज़ मैंने देखी। IGRS पे बहुत सारी कंप्लेंट्स डाली। और कंप्लेंट्स का क्या होता है, कभी भी कोई भी कंप्लेंट करो, कोई पुलिस का मेरे पास फ़ोन नहीं आता, कोई ये नहीं पूछता कि आपने ये कंप्लेंट की थी, आप यहाँ आइए बताइए कि मामला क्या है। वो अपने आप ही लिख करके सब कुछ भेज देते हैं, सारी कंप्लेंट का सारा जवाब वो खुद दे देते हैं। और मुझे पता जब चल रहा होता है, जब फाइलेज पहुँच जाती है, नाम से मैंने आज IGRS पे कंप्लेंट की है और मैंने यही कंप्लेंट में लिखा है कि अनऑथराइज तरीके से पुलिस वालों को मेरे घर उन्होंने भेजा, मेरा घर खाली कराने के लिए। उनको किसने ये राइट दिया कि वो मेरे घर पे आके इस तरीके से घर खाली कराए, जब ये सिविल सूट चल रहा है? उसने सिविल केस फाइल किया हुआ है कि मैं इस घर की हकदार हूँ, मेरा ये घर है और मैं इस घर में रहती हूँ, उसने ये केस फाइल किया हुआ है। और आज तक मेरे पास एक भी सम्मन नहीं आया। मैं 15 दिन पहले कोर्ट गई, मैंने इस घर की हालत आप देख सकते हैं कितनी ख़राब हो रखी है, ये घर गिरने की कगार पे है। मुझे लगा मुझे इस घर को दोबारा से बनाना चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे ये पता था इस पे ऐसे पुलिस केस, कोर्ट केसेस हैं, तो शायद मुझे एक बार कोर्ट में जा कर के इसके बारे में पता करना चाहिए कि एग्जैक्टली चीज़ क्या है, क्या मैं बना सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं कोर्ट से परमिशन लेने गई थी, मैंने एक वकील हायर किया, वकील ने मुझे सारी डिटेल बताई कि आपके नाम से तो कोर्ट में केस चल रहा है और 4-5 लोगों के नाम है जिसमें आपका भी नाम है, ये केस किसी और का नहीं है, आपके घर का है।
आई वॉज शॉक्ड कि ऐसे कैसे हो गया। वो बोलते कि आपके तो समन भी रिसीव हो रहे हैं। मैंने आज तक कभी मेरे पास कोई नोटिस कोर्ट से आया ही नहीं। मेरे समन गए कहाँ? मेरे पास कभी कोई नोटिस ही नहीं आया। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे नाम से कोई कोर्ट में केस भी है। फिर मेरे वकील ने बताया, डेट आई, डेट पे मैं गई और फिर वकील ने बताया कि आप तो एक्स पार्टी हो गए हो। मतलब मैं गई नहीं 1 साल से केस था, 2025 से केस चल रहा है, मैं गई नहीं, एक्स पार्टी कर दिया कोर्ट ने मुझे। फिर उन्होंने बोला नेक्स्ट डेट तक आपको वेट करना होगा। और इसी बेस पे मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया, टेम्परेरी स्टे ले लिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको टेम्परेरी स्टे मिल गया मेरी बिना बात सुने? देखिए, आप अभी जिस तरह से भावुक हो गई थी, वो जाहिर सी बात है, जितना चीज़ आपके साथ हुआ है और जिन परिस्थितियों से आप गुजर रही हैं, भावुक होना लाजमी है। साथ ही साथ मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि ये सारी चीज़ें जब आपके साथ बीत रही है, आपको डर लगता है कहीं कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए? आपको इन सारी चीज़ों का खतरा लगता है, महसूस होता है? जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो लोग हैं बहुत ख़तरनाक लोग हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, ये मेरा एक घर का मसला नहीं है, यहाँ सारी प्रॉपर्टीज़ पे ही कोई ना कोई ये लोग कब्ज़ा करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इनसे परेशान हैं और यहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं और सबको यही प्रॉब्लम होती है। यहाँ लोग डरते हैं इनसे। और डर किस बात का है? बंदूक का डर है, गुंडागर्दी का डर है, ये लोग जान से मारने की धमकियां देते हैं। मैं भी डर गई थी जब मेरे हस्बैंड को धमकी दी गई थी कि तू गोली मार। आज भी वो बंदा यहाँ आके बोलता है कि अगर मुझे इस घर को बचाने के लिए गोली भी चलानी पड़ गई ना, इस घर पे कब्जा करने के लिए, तो मैं वो भी कर दूंगा। वो किसी को भी गोली भी मार सकता है। उसने एक छोटे से बच्चे पे हाथ उठा दिया। मेरे हस्बैंड का भतीजा है, मेरे हस्बैंड के भाई का लड़का, उसने जब वीडियो बनाई तो उसने उसको मार दिया, गाली गलौज की, और वो उसको बोल रहा है कि मैं जान से भी मार दूंगा। देखिए, इतनी सारी बातें हो रही है आपके हस्बैंड की, और वो खुद आर्मी में है, एक सोल्जर हैं। सोल्जर्स जो होते हैं उनके बारे में हम सबको पता है कि वो कितने स्ट्रांग होते हैं। अगर वो इस तरह से परेशान हो रहे हैं तो आम लोग कितने परेशान हो रहे होंगे वो हम समझ ही सकते हैं। अब हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। बताइए, आप खुद एक सोल्जर, आपको प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिला, इसको आप किस तरह से देखते हैं? प्रशासन यहाँ पे तो पूरे तरीके से बिका हुआ है। मैं जब भी पुलिस स्टेशन गया इनको लेके, तो हमेशा उनका रवैया कभी तो ये रहा कि आप जाइए, पुलिस नहीं आएगी। और जैसे वहाँ से हटते हैं और शाम को पुलिस यहाँ आके खड़ी हो जाती है, जबकि पुलिस का कोई मैटर नहीं है। बट उसके बाद भी जब हम एसीपी के पास जाते हैं, कंप्लेंट देते हैं, कंप्लेंट देने के बाद में वहीं से उन गुंडों को कॉल चली जाती है कि तुम्हारे नाम से कंप्लेंट हुई है। तो ये है क्या? यहाँ पे तो सारा खुलेआम यही चल रहा है कि ज़मीन बेचो, पैसा ले लो और उनकी ज़मीनों पर दोबारा कब्ज़ा कर लो। खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। और दूसरी बात यह है कि मैंने विधायक से भी मदद मांगी थी। हम विधायक जी के पास भी गए थे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, मैं और मेरी वाइफ दोनों ही गए थे हम। तो उन्होंने एसीपी को फ़ोन किया था, एसीपी के पास फिर मुझे भेजा, हम गए एसीपी के पास, हमने कंप्लेंट डाली। कंप्लेंट डालने के बाद में तो एसीपी साहब बोले कि मैं जा रहा हूँ कहीं, तो आप कंप्लेंट डाल दीजिए, मैं कर लूँगा। उसके बाद 3 दिन के बाद जब हम जाते हैं फिर विधायक जी के पास में, विधायक जी के पास मैं फिर जाता हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है यार, मैंने तो बता दिया है, आप जाइए और आपका काम हो जाएगा। तो जब मैं आया वहाँ पे, आने के बाद में जो वहाँ पे राइटर है, उस राइटर ने उन बंदों को कॉल करके फिर बता दिया। तो मैंने उससे पूछा, भाई मेरा आईओ कौन है, कहाँ है, बताओ मुझे, मेरी एप्लीकेशन कहाँ है? बोला मैंने भेज दी। तो भेज दी, कुछ तो पता होगा कहाँ है? बोला थाने पे भेज दी। तो फिर उसने वहाँ पे से कॉल करके पूछा, पूछने के बाद में बोला एक धनंजय सिंह करके आईओ हैं आपके, वहाँ जाके उनसे मिलिए। मैं वहीं से लेके इनको, वाइफ को अपनी लेके आ गया। आने के बाद में जब उनसे बात करने के बाद में उनका जो रवैया था, तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग जो उनके पास आए हैं, हम लोग कोई बहुत बड़े क्रिमिनल हैं और गुंडे हैं इस तरीके से। और वो इस तरीके से फ़ोन निकालते हैं, बोला आप ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं, ये है वो है, एप्लीकेशन कहाँ है आपकी? मैं बोला एप्लीकेशन आपके पास कॉल आ चुकी है, एप्लीकेशन आपके पास है? तो ढूंढने लगते हैं, ढूंढवाते हैं, तो वो एप्लीकेशन निकालते नहीं हैं। निकालने के बाद भी ऊपर से रवैया ये होता है इनका, उस गुंडे, साबिर नाम के गुंडे को फ़ोन लगाते हैं
जब मैंने उनको अपना आर्मी से जो हमने लेटर बनवाया था उनको दिखाया, सर देखिए मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट की हुई है, एसीपी को भी की हुई और हमने हमारे सीओ ने भी लेटर हमें दिए हुए, इशू किए हुए और बाई पोस्ट भी भेजे हुए, बाई हैंड भी मैं लेके आया हूँ और इससे पहले भी मैंने दिए थे। तो ये सब सुनना अलग की बात रह गई। उन्होंने उसको कॉल लगा दिया और उसको कॉल लगा के ओपन साउंड करके बोलते हैं लो बात कीजिए। बात मुझसे करा रहे, वो मुझसे बात कराने का उनका क्या मैटर है और उनके पास नंबर कहाँ से आ गए? साबिर से बात करा रहे हैं। हाँ साबिर से ओपन साउंड करके बात करा रहे, लीजिए बात कीजिए। तो मैंने उससे पूछा भाई तू कौन है, क्यों मेरे मकान पे जाता है, किस लिए इस तरीके से जब बात की तो ये बोलते हैं, मुझे ये बोलते हैं कि आप इतना तेज़ कैसे बोल रहे हो। मैं बोला तेज़ क्या बोल रहे हो, मेरी तो भाषा यही है, मैं बोलते ही ऐसे हूँ। इवन वो ये बोलते हैं कि साबिर आपके मकान पे जा ही नहीं सकता। वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि साबिर ऐसा कोई गलत काम कर नहीं सकता, आप बात करके पूछ लीजिए। उनको क्या करना चाहिए था, साबिर को थाने में बुलाना चाहिए था। वो फ़ोन लगा के बोलते हैं साबिर क्या तुम इनको जानते हो, इनके मकान पे जा रहे हो? वो बोलते हैं नहीं सर मैं इनके मकान पे कभी गया ही नहीं, मेरा कोई मैटर ही नहीं है, वो तो उनका तबस्सुम का और इनका मैटर है, वो कोर्ट में केस चल रहा है और कोई और जाता होगा। मैंने उनको बोला साबिर हमारे मकान पे आ रहा है, उन्होंने बोला ऐसा नहीं हो सकता, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। और आज मेरे पास बाकायदा वीडियो भी हैं। तो मैं अब उनसे ये पूछूंगी कि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट थे तो आज जो वो साबिर यहाँ पे आया था वो कैसे आ गया, जब आपको इतना कॉन्फिडेंट था और साबिर का कोई मैटर नहीं है। मैं भी तो ये पूछना चाहती हूँ कि चलो ठीक है तबस्सुम बोलती है कि मेरा मकान है, लेकिन साबिर कौन है, साबिर का क्या रोल है इस मकान में, वो क्यों खड़ा है तबस्सुम के साथ में, वो आगे क्यों आ रहा है, पुलिस वाले उसके साथ में क्यों आ रहे हैं? पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ये सिविल केस है और सिविल केस में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। अगर उसको इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि उसका मकान है, मैंने कई बार ही बोला आप कोर्ट में जाके मुझसे लड़िए, मैं आपसे हर तरीके से फ़ाइट करूँगी। लेकिन ये चीज़ जो आप कह रहे हैं कि मेरा मकान है, मैं ऐसे कह दूँ ये पूरी पावी मेरी है, तो क्या ये पावी मेरी हो जाएगी? मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ना कि ये पावी मेरी क्यों है। मैं जाके कोर्ट में केस फाइल करती हूँ कि पूरी पावी की मालकिन मैं हूँ, तो क्या, और मैं पुलिस थाने में जाके बोलती हूँ कि भाई मैंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, आप चलिए पावी खाली करा दीजिए इस बेस पे, तो क्या पुलिस वाले मेरी सुनने लगेंगे? क्योंकि आपका कोर्ट में केस चल रहा है, आपने कोर्ट में केस कर दिया, आप पावी मेरे नाम पे हो गई। मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ना, अगर मैं इतना बड़ा दावा करूँगी तो कोर्ट में मुझे इस दावे को प्रूफ करना होगा कि ये मकान क्यों है, ये मकान, ये चीज़ ये मेरी क्यों है। कोर्ट दोनों तरफ की सुनती है, सिर्फ एक तरफ की नहीं सुनती। अगर मेरे पास जो प्रूफ है मैं अपने प्रूफ दिखाऊंगी, आप अपने प्रूफ दिखाइए, जो जीतेगा उसी की चीज़ हो जाएगी। हक की बात करते हैं ना, गुंडागर्दी तो नहीं। आए दिन, कल भी मेरे घर पे गुंडे आ रहे थे, मेरे पास सारे वीडियोज़ मौजूद हैं, आके बोलते हैं खाली करो, जब भी आएंगे खाली करो। और अब तो पुलिस ही गुंडागर्दी पे उतर आई है, तो इनका क्या करें? मतलब इन गुंडों को तो रोक सकते हैं, पर जब पुलिस ही गुंडागर्दी करने लगे तो उसका क्या करें? सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आप सरकार से और जो पुलिस है उनसे क्या चाहते हैं? सरकार से तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार सरकारी तरीके से काम कराए और हमारे मकान पे ये गुंडे ना आए, और गुंडे जो आते हैं, जो हमारे पास प्रूफ हैं और जिनके नाम हैं, उनके नामों पे या तो सख्त कार्रवाई करे, और कार्रवाई अगर नहीं करती है तो उनको रोके, उनको कुछ न कुछ तो करे। अब हमारा परिवार यहाँ पे रहता, मैं तो रहता हूँ बाहर। अब सडनली अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे परिवार पे कोई अटैक कर दे, मेरे परिवार पे किसी को नुकसान पहुँचा दे, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं इतनी जल्दी तो वहाँ से आ नहीं सकता। और ये लोग यहीं रहते हैं, जब मर्जी है तब आके यहाँ खड़े होके सीधा इनका एक ही सवाल होता है, मकान खाली करो, मैं कब्ज़ा करूँगा। अरे मकान जब पहले था जिसके पास में, तब क्यों नहीं कब्ज़ा किया? आज मैंने ले लिया, मैंने ख़रीद लिया, मैं रह रहा हूँ, अब तुम्हारे सबके कब्ज़े आ गए। और एक आदमी नहीं आता है, कोई आता है कि मेरा मकान है, मतलब कम से कम 6 आदमी आ चुके हैं कि मेरा मकान है, मेरा मकान। ये मकान है किस किस का? कोई साबित करता नहीं है। गुंडागर्दी पे आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ऊपर से बोलते हैं, धमकी देते हैं कि हमारा ये सोर्स है, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। ऊपर से बोलते हैं बीजेपी गवर्नमेंट है इसलिए तुम लोग ज़्यादा उछल रहे हो, अगर बीजेपी गवर्नमेंट जिस दिन जाएगी उस दिन तुम्हें बता दूंगा मैं। इस तरीके से धमकियां देते हैं बीजेपी गवर्नमेंट से, और मुझे किसी से क्या लेना देना है? मुझे तो अपने केस से मतलब, मेरे मकान से मतलब है। गवर्नमेंट कोई सी भी हो, मैं तो इंडियन आर्मी में, मुझे गवर्नमेंट से लेना देना क्या है? मेरा कोई मतलब ही नहीं गवर्नमेंट से। बट गवर्नमेंट सुनती ही नहीं, यहाँ के जो पुलिस है वो सुनती नहीं। अब हम जाएँ कहाँ? अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी आश्वासन दे देता है ठीक है आपका काम हो जाएगा,
जब मैं वहाँ से हट जाता हूँ, सालों साल गुजर जाते, कोई कार्रवाई नहीं होती, खुलेआम गुंडे घूम रहे। 10 कंप्लेंट कर चुके हैं और विधायक जी को भी बता चुके हैं, सब कुछ एसीपी को बता चुके हैं, कमिश्नर के पास में लेटर दे के आ गए, डीएसपी को लेटर दे दिए हमने, थाना इंचार्ज को दे दिए, एप्लीकेशन भी दे दिए, बट कोई कार्रवाई नहीं। उसके ही पूरे पता नहीं ऐसा क्या वो खिलाता है इनको, जो 24 आवर्स उनकी ही भाषा बोलते हैं। अब जब मैं कल यहाँ पे था, मिट्टी पड़ रही थी मेरी, मकान गिर रहा था, पूरा पानी अंदर आ रहा था, मकान गिर जाएगा तो बताओ फिर ये बच्चे कहाँ रहेंगे। उसके बाद जब मैंने मिट्टी डला दी, मैं यहाँ पूरा दिन था, कोई नहीं आया, कोई मैटर नहीं, कोई आया ही नहीं। अब मैं यहाँ से हटा तो सडनली मकान लेने आ गए वो। इस तरीके से हरकतें करते हैं, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और खुले घूम रहे हैं। कोई प्रशासन का दबाव नहीं, ना कोई पुलिस का दबाव है, ना प्रशासन का दबाव है, ना गवर्नमेंट का कोई दबाव है। ऐसी गुंडागर्दी हो रही। ऊपर से बोलता मेरे पास चाबियां हैं। अगर उसके पास चाबियां हैं मकान की, वो काबिज है, तो फिर मेरे पास क्या है? ये मेरे पास कोई पत्थर थोड़ा ही है, ये सारी सेंट्रल लॉक की चाबियां हैं, देखो सारी चाबियां हैं। ये क्या मेरे पास पत्थर है? मेरे मकान की चाबी है मेरे पास, जब से मैंने ख़रीदा तब से मेरे पास है। बट ये बार बार धमकी देते हैं मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने का। मुझे डर इस बात का है कि मैं रहता हूं बाहर और मेरे परिवार पे ये लोग हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस दिन कोई ऐसी घटना हो गई तो मेरा परिवार तो ऑलरेडी टूट जाएगा। पर फिर भी हम लोग आते हैं बीच बीच में, जब भी टाइम मिलता है आते हैं, और हमें सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही, बट हमारी आर्मी हमें सपोर्ट करती है, हमारे सीओ करते हैं, देखो हमारे अधिकारी करते हैं प्रॉपर। जब भी मैं उनसे छुट्टी मांगता हूँ तो मुझे वो तुरंत छुट्टी देते हैं। आज मैं गया, मैंने जैसे ज्वाइन किया, यहाँ से मुझे कॉल पहुँच गया कि ऐसे ऐसे आया हुआ है और वो बच्चों को मार रहा है और गालियाँ दे रहा है और पुलिस को लेके आया। देखो ये सारी कंप्लेंट डाली हुई, ये मेरे सीओ का लेटर है, पिछला वाला देखो कब का है, जुलाई 25 का लेटर है, और इसके साथ में मैंने एप्लीकेशन भी लगाई हुई है। मैंने जो एप्लीकेशन दी थी एसएचओ को, उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और ना लेटर भी ऐसे दबा के रख लिया। और अभी जब दोबारा हमारे सीओ आए हैं, नए सीओ, तब मैंने एक दिन ऐसे मैं बैठा था, मैं और सीओ सर साथ में थे, तो सडनली मेरे पास कॉल आता है कि मैं अनुज बोल रहा हूँ, अमित प्रधान बोल रहा हूँ, तो आपके पास ये मकान है, आप इस मकान को खाली कर दीजिए, ये मकान आपका नहीं है, और मेरे पास सबूत हैं इसके, डीएम एसडीएम के लेटर है मेरे पास। तो मैंने बोला आपके पास डीएम एसडीएम के लेटर हैं तो आप डीएम एसडीएम के पास जाइए ना, मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? बोला मैं तुम्हें इसलिए कॉल कर रहा हूँ कि चुपचाप से खाली कर दीजिए और नहीं तो मैं दूसरी कार्रवाई करूँगा। तो जब मैंने बोला दूसरी कार्रवाई कौन सी करोगे, बोला वो बताऊँगा नहीं, मैं करूँगा। तो मेरे सीओ ने बात सुनते ही बोला क्या हो गया? तो मैंने बोला सर ऐसी ऐसी बात है, ये हमारा मैटर पहले से चल रहा था और अभी फ़ोन इसलिए आ रहा है कि धमकी दे रहा है मकान खाली करने के लिए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं एसपी से डीएसपी जिससे बात करनी होगी मैं कर लूँगा, पहले मैं लेटर दे दूँ उसके बाद मैं बात कर लूँगा। बट वो भी बिज़ी हो गए, बीच में हमारी एक्सरसाइज वगैरह चल गई तो हम लोग उसमें बिज़ी हो गए, तो हम आ नहीं पाए। उसके बाद भी अब जब मैं आया, इतने दिन से यहाँ पे हूँ, कोई नहीं आया, और सडनली आज फिर उसने हमला किया और मेरे भतीजा है ये, इसको थप्पड़ मारा है उसने। वो इतना बड़ा गुंडा हो गया है कि वो किसी को भी मारेगा और किसी के मकान पे कब्जा कर लेगा, कभी भी कर लेगा, कोई कुछ नहीं उसका कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? वो पुलिस को साथ लेके चलता है। तो पुलिस तो पूरे तरीके से उससे बिकी। जब मैंने पहले पुलिस आती थी, देखो मेरे पास पूरी कंप्लेंट है पहले, और ये मेरे पास वीडियो की कॉपी भी है। जब इन्होंने बोला था कि मेरे मकान पे कब्जा किया और मुझे मारा पीटा, मेरे किराएदार का भी नाम डाला था, मुस्कान का, उसने भी मारा साथ में। अगर इसको मारा गया तो ये उसी टाइम ये यहाँ कैसे खड़ी हो सकती थी? और मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं, मेडिकल रिपोर्ट क्लियर आया हुआ है कि कुछ भी नहीं हुआ है। 5:30 बजे पुलिस कंप्लेंट करती है कि मेरा
कूल्हा तोड़ गया। आप देख सकते हैं 17/2/2005 5:54 हो रहा है और 5:30 बजे पुलिस FIR कर चुकी होती है, कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी होती है। 5:30 बजे का टाइमिंग पुलिस डाल रही है कि इसका कूल्हा तोड़ दिया गया। ये वही लेडी है, पुलिस के साथ खड़ी हुई है और अगर गया है तो ये 5:54 पे ये यहाँ क्यों खड़ी है? उसके बाद इन्होंने एक और काम किया, मेरा मीटर कटवा दिया। पुराना मीटर लगा हुआ था वो चोरी करवा दिया और उस पर 5 लाख का बिल बनवा दिया। अब आप बताइए, मुझे 1 साल रहते नहीं हुआ, 1 साल में 5 लाख की लाइट जला लूँगा क्या? सही बात है। उसके बाद जब मैं मीटर के लिए भागा, पूरा 1 साल मुझे मीटर के लिए दौड़ाया गया। फिर सडनली जब SDO साहब चेंज हुए उसके बाद में फिर मैंने उनसे बात की, बताया, उनको सारा किस्सा बताया। तब उन्होंने मीटर को ढूंढवाया, मीटर फिर भी नहीं मिला। इन गुंडों ने दबा के रख लिया। फिर उन्होंने जैसे तैसे करके मेरा मीटर लगवाया और आज मेरा मीटर लगा हुआ है। मकान मेरे पास है और किसी भी तरीके से कुल मिला के यही कर रहे हैं कि मकान खाली कर दे। धमकियां देते हैं बार बार और मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं। मेरी वाइफ ऑलरेडी काफ़ी परेशान रहती हैं, बीमार भी रहती हैं और ये बात हमारे घर में सबको पता है। उसके बावजूद इनको प्रेगनेंसी में परेशान किया जब मैं यहाँ पे था नहीं, और जब मेरी बेटी हुई तब परेशान किया। हम हॉस्पिटल में हैं, इधर से धमकी जा रही मकान खाली करो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड यूपी में पोस्टेड है, यूपी में योगी सरकार है। मैं योगी सरकार से इस चीज़ की गुहार लगाना चाहती हूँ कि आपके राज में आप कहते हैं कि गुंडा शासन आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, तो यहाँ मैं आपसे ये बोलती हूँ, ये सिर्फ मेरे एक घर का मामला नहीं है योगी जी, ये यहाँ पे हज़ारों घर है। अगर आप पता करवाएं, यहाँ पे सही से इन्वेस्टिगेशन हो तो हज़ारों लोग इन लोगों की गुंडागर्दी से परेशान है। यहाँ भू माफिया इतना ज़्यादा एक्टिव है कि इनकी प्रॉब्लम से ये लोग छोटे छोटे, हम तो फिर भी मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, इनको सरकार से अच्छी खासी तनख्वाह भी मिल जाती है। हमने ये मकान 30 लाख रुपए में ख़रीदा था। अगर ये मकान हमसे चला भी गया तो ये हमारी कमाई ऐसी नहीं है कि इसके जाने के बाद ये हमारा आखिरी सहारा नहीं है, और भी हम कमा लेंगे। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे रहते हैं, एक घर को बनाने के लिए जो पूरी ज़िंदगी की कमाई, अपने बच्चों का पेट काटते हैं और वो कमाई से वो छोटे छोटे तिनके जोड़ के अपना एक मकान बनाते हैं। उन मकानों पे ये लोग ये काम करते हैं। उन्हें ना तो मकान देते हैं, झूठी रजिस्ट्रियाँ करवा देते हैं, मकान नहीं देते, और अगर वो मकान बना भी लेते हैं तो उनके मकानों में आग लगवा देते हैं या उनके मकान गिरवा देते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो गया है। क्या करे वो गरीब आदमी? हम तो फिर भी चलिए ठीक है, हम ये आर्मी में हैं, हम सरकारी लोग होते हुए इतना परेशान हैं। तो जिस इंसान के हाथ में कुछ भी पावर नहीं है, जो इंसान पूरे दिन मेहनत करके, कोई रिक्शा चलाता है, कोई दर्जी है, कोई कुछ है, पूरे दिन मेहनत करके जो अपना गुजारा करता है, उस इंसान को क्या होगा? वो कैसे करेगा ये सब चीज़ें? वो कैसे इनसे लड़ पाएगा? वो अपनी रोज़ी कमाएगा या इनसे लड़ाई करेगा? देखिए, इनका सवाल बहुत सही है और साथ ही साथ अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो भू माफिया से जो लोग परेशान हैं, आखिर से उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कब से रह रहे हैं आप लोग इस मकान में? 3 साल से। आपका नाम क्या है? साहिल खान। और किससे लिया था ये मकान? फौजी भाई है, राजू भाई का नाम है उनका, और उनकी वाइफ के नाम है इरम। हाँ, तो रेंट वगैरह उन्हीं को देते हैं? उन्हीं को देते हैं। तो क्या परेशानी आ रहा है यहाँ पे? वो लोग बता रहे हैं कि बहुत दिक्कत हो रहा है, गुंडे आते हैं, परेशान हाँ, करते हैं। तो क्या परेशान करते हैं, हमें आते हैं कि खाली करो खाली करो, कि ये कि हमारा मकान है, हमारा मकान है। पर लेकिन मकान जिनका है वो तो नहीं कहते हमसे, हम भी उनसे बोलते हैं, जब वो बोलेगा हमसे, जब हम खाली कर देंगे उनसे बात करो, तो बोलते नहीं तुम खाली करो, हमारा मकान है ये वो, तो आगे की बातें बताते हैं, धमकाते हैं कि तुम्हारा रात को आके मार देंगे, ये कर देंगे। हमें यहाँ फिर तक भी आप लोग डटे हुए हो? आप लोग को डर नहीं लगता है? डरा हमें डरना का इस बात का के साथ है, सच की लड़ाई होती है, सच के साथ है हम। और कुछ कभी हाथापाई भी हुआ है यहाँ पे? नहीं खैर हाथापाई तो नहीं, कर मुआवजा करके चले जाते हैं। पुलिस आती है, नई एक से एक पुलिस आती है, कोई 150 वाले पुलिस वाले आते हैं। अब रोज़ की आती है, अब कभी कभी आती थी पहले, अब फिर रोज़ की आने लगी। ठीक है, आप भी यही रहती हैं? हाँ, हम 3 साल हो गए यहाँ रहते, 3 साल हो गए रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, अपना भी मकान है, अपना मकान है सामने। तो क्या परेशानी हो रहा है यहाँ पे? परेशानी जो है, आज आए थे गुंडे, सवेरे भी गुंडे आए, धमका के, दोपहर में ढाटा बांध के आते हैं गुंडे। तो डरती नहीं है आप? फिर भी अब यहीं टिकी हुई है 3 साल से। अब क्या करें, कहाँ जाएं? बच्चे हैं छोटे छोटे, आदमी कमाता है, खाते हैं, बच्चे भी ऐसे ही पढ़ाते हैं। पुलिस स्टेशन नहीं जाती है? पुलिस स्टेशन कुछ कर नहीं रही है, सुन नहीं रही है।
वो साबिर की सुन रही है। आपने अपने मकान मालिक को बताया है कि क्या परेशानी हो रही है? अब बताने का वो बहुत परेशान है, क्या करें। यहाँ भी रहते हैं, अपने मकान पे रहते हैं। तो जो गुंडे आते हैं उनको आप नहीं बोलते कि हम किराया दे रहे हैं, हम रह रहे हैं? वो बोले तुमने कब्जा कर रखा है। अच्छा, हाँ, कब्जा कर रखा है। थाने में क्यों? तू थाने जाएगा, तेरे ऊपर केस करेंगे। अभी केस कर दो। कर दिया है, तू चल थाने, तू चल। थाने बुला रहे ना सर, इसकी वीडियो बनाओ। ये बंदा है, मुझे रोज धमकी देता है, बोलता है ये बंदा, इसका नाम वसीम है और ये रोज वो धमकी देता है। ये साबिर का चमचा है। मैं एक फौजी की वाइफ हूँ, मेरा ये हस्बैंड है। ये बंदा वसीम है और ये रोज आके यहाँ पे धमकी देता है कि ये मेरे घर पे कब्जा करेगा, ये कब्जा करेगा मेरे घर पे, मुझे जान से मारेगा, मेरे हस्बैंड को जान से मारेगा। है हिम्मत इसकी। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 2 बार इसने मुकदमा लगवाया है। एक है संख्या 0067 2024 में, जिसमें इसने मेरा नाम इरमनाज नाम डाला था, और फिर उसके बाद इसने दूसरा मुकदमा लगवाया था 2025 में, जिसमें इसने इरमनाज का पति राज मोहम्मद खान का नाम डलवाया हुआ है बाकायदा। और इसने लिखा है, आप देख लीजिए अंडरलाइन, 16/2/25 को समय करीब 3 से 4 बजे इन सभी ने मिलकर प्रार्थनी को ट्रोनिका सिटी पर दी गई प्रार्थनी के मकान पर ज़बरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया, जिसकी सूचना दिनांक 16/2/2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर दी गई थी, लेकिन फिर भी सभी लोग नहीं माने तथा दिनांक 17/2/2025 को समय लगभग 5 बजे संयुक्त सभी लोग इकट्ठा होकर आए तथा प्रार्थनी के मकान पर ज़बरदस्ती कब्जा करने लगे। वह दुकानों का ताला तोड़ने लगे। प्रार्थनी ने विरोध किया तो सोमिन व उसकी पत्नी व इफ्तिकार ने प्रार्थनी के साथ लात घूंसों से मारपीट की, जिसमें प्रार्थनी के दाएं कूल्हे में गंभीर चोट लगी तथा वे नीचे गिर गई। नीचे गिरने पर भी सोमिन व इफ्तिकार इंशादी द्वारा टांग व बाल पकड़कर खींचते हुए लात घूंसों से मारपीट की तथा अश्लील हरकत की। किसी ने 112 नंबर पर फ़ोन किया तो पुलिस भी आ गई। पुलिस थाना ट्रोनिका सिटी ले गई। प्रार्थनी की तबीयत अधिक खराब हो गई तथा उसे कूल्हे में असहनीय दर्द हो रहा है। प्रार्थनी आज अपनी शिकायत लिखित में दे रही है। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है, मैंने पहले फ़ोटो जो शेयर किया था उसमें वो सही सलामत, बिल्कुल सही सलामत शाम का 5:54 हो रहा है, जिसमें वो बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रही है। और इसमें वो लिखवाती है कि 5 बजे उसको कूल्हे में चोट लगी, और जो ये 112 नंबर पर वो कॉल करने की बात कहती है, मैं मेरठ में थी अपने हस्बैंड के साथ, मैंने ही 112 नंबर पे कॉल की थी, जिसकी मेरे पास सारी डिटेल्स हैं। मैं आपको दिखा सकती हूँ, आप ये देखिए, ये रहा कंप्लेंट नंबर जो कि मैंने मेरठ से, उसका पूरा डिटेल है मेरे पास। ये मैंने कंप्लेन की थी उसी दिन जब मेरे घर पुलिस को वो अनऑथराइज तरीके से साबिर और तबस्सुम लेके आए थे, और मेरे ऊपर ही उन्होंने झूठी FIR करवा दी। मैंने उसी दिन अपने घर पे पुलिस बुलवाई थी, मैं मेरठ में थी, मैंने 112 नंबर पे कॉल किया कि मेरे घर पे अनऑथराइज तरीके से पुलिस आई है और आप जाके देखिए कि क्या हुआ है। और मैं आपको वीडियो आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये उसी दिन का कैमरे में आप देखिए, 17/2/2025 को शाम को 5:49 पे ये वीडियो ली गई थी, जिसका ये फ़ोटो है। पुलिस भी आपको खड़ी हुई दिख रही है और आपको साबिर और तबस्सुम भी खड़े हुए दिख जाएंगे। इसका एक और फ़ोटो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें आपको ये जो लेडी दिख रही है, आपको ये साफ ये जो लेडी है ये तबस्सुम है, ये 2 पुलिस वाले हैं, और ये मेरी किराएदार है मुस्कान, जो कि यहाँ पे फास्ट फूड का अपना वो लगाती थी। पुलिस वाले इसको धमकाने आए इस लेडी के साथ में, और आप बाकायदा टाइमिंग भी ये मैंने कैमरे से निकाली हुई है, मेरे कैमरे लगे हुए थे जो कि बंद करवा दिए गए हैं। 17/2/2025 को 5:54 की ये घटना है। आप टाइमिंग भी देख सकते हैं, 5:54 की ये घटना है। मेरा मकान है, ये लेडी है और ये लोग खड़े हैं यहाँ पे। अब आप बताइए कि कितना झूठ बोल रही है और किस तरीके से हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में है,
हमने आर्मी की भी मदद ली है। आप देख सकते हैं कर्नल अमरिंदर सिंह बैंस कमांडेंट, और आप डेट भी देख सकते हैं 18 जुलाई 2025 को हमने ये लेटर इशू करवाए थे। हमारे सीओ साहब ने उस टाइम पे जो थे उन्होंने बहुत मदद की थी हमारी। आप ये देख सकते हैं कि हमने ये लेटर असिस्टेंट टू सर्विंग सोल्जर हरासमेंट एंड इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ प्रॉपर्टी ये लिखा हुआ था, ठीक है ना। ये लेटर हमारे यूनिट से इशू हुआ था, जिसके ऊपर अभी तक आप देख सकते हैं IS DM ऑफिस में गया, SP DSP सबके पास गए, लेकिन कोई भी, आप ये देखिए ये लेटर सबके पास गया, ठीक है, लेकिन हमें किसी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। हमारा क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, वो बंदा अभी भी खुला हुआ घूम रहा है। और ये तो छोड़ दीजिए, चलिए अभी की बात है, रिसेंटली जब इन्होंने ये सब चीज़ें करनी शुरू की तो अभी फिर 5 मई आप देख सकते हैं 5 मई 2026 को फिर से हमने लेटर इशू करवाया, जो कि कर्नल शोराज सिंह खोला कमांडेंट, जो अभी इस टाइम हमारे यूनिट के हैं, मेरे हस्बैंड के 40 कंपनी ASC बटालियन के, उन्होंने ये लेटर इशू किया। ये भी है असिस्टेंट टू सर्विंग सोल्जर हरासमेंट एंड इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब आप ये देख सकते हैं कि सेना भी हमारे साथ खड़ी है। अगर हम गलत होते तो क्या सेना हमें मदद करती? हम क्रिमिनल नहीं हैं, हमें क्रिमिनल बनाया जा रहा है, वो भी यहाँ के क्रिमिनल्स के थ्रू। जो क्राइम कर रहे हैं, जो भूमाफिया है, वो हमें भूमाफिया साबित करना चाहता है। एक आर्मी सर्विंग सोल्जर भूमाफिया हो सकता है, जिसका खुद का घर का कोई पता नहीं होता, जो अपना घर छोड़ के देश की रक्षा में लगा हुआ है, वो और उसके बेबी बच्चे भूमाफिया का काम करेंगे, वो दूसरों का घर के ऊपर कब्जा करेंगे। क्या अब इस देश में एक सोल्जर की इतनी ही वैल्यू रह गई है कि कोई भी आके उस पर झूठी FIR करवा सकता है और पुलिस वाले उसके साथ जैसा भी बिहेव कर सकते हैं, उसके बच्चों के साथ कैसा भी बिहेव किया जा सकता है, उसकी फैमिली को कैसे भी ट्रीट किया जा सकता है?